जब भी हम राजनीति की बात करते हैं कि आप किसी नेता से पूछिए कि आप राजनीति में क्यों आए, तो उनका एक रटा रटाया जवाब होता है कि सेवा के लिए। लेकिन आज बंसल न्यूज़ के इस खास मुलाकात के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जी से। और राजनीति और सेवा का यदि सही उदाहरण देखना हो तो उसका एक जो नाम उभर करके आता है वो नाम है राकेश सिंह जी का। और निश्चित ही जनता ने भी उन्हें भरपूर प्रतिशत दिया और आप 4 बार सांसद रहे और अभी फिर से चुनाव लड़े और अभी तक अजय रहते हुए विधानसभा विधायक बन करके आए और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी जैसे महकमे को संभाल रहे हैं। तो खास मुलाकात में आज हम रूबरू होंगे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह जी से। जबलपुर तो भाजपा का गढ़ नहीं रहा, पहले शुरुआत में 57 से 51 से लेकर के लगातार कांग्रेस वहाँ पे काबिज रही। तो आपके अंदर ये कब ये संघ के बीज या यूं कहें कि इस राजनीति के बीज कहाँ पड़े? सबसे पहले तो नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को भी। देखिए, कई बार नियति आपसे क्या कराती है ये आपको भी पता नहीं होता। तो बनना तो मुझे डॉक्टर था जी, तैयारी भी वैसी ही थी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद छात्र राजनीति से शुरुआत हुई और एक बार जब वो शुरुआत हुई तो फिर जैसे नियति ने ही ये तय कर दिया कि अब मुझे इसी में अपने आप को खपाना है और इसी के माध्यम से समाज के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना है। तो यात्रा प्रारंभ हो गई। पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया ग्रामीण जिले का, और उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। लगभग 99-2000 मैं जिलाध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण जिले का अध्यक्ष था। और वहाँ से एक तरह से सक्रिय राजनीति की जो शुरुआत रही है तो वो बढ़ती चली गई। उस समय मैंने गांव चलो अभियान शुरू किया था। बाद में पार्टी ने, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उसको गांव चलो अभियान के नाम से प्रारंभ किया। अपने देश में गांव चलो घर घर चलो के नाम से वो अभियान चला। तो ऐसे एक के बाद एक उस तरह की चीज़ें होती चली गईं जिनसे रास्ते बनते गए। पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया। उसके बाद से जनता का जो आशीर्वाद था तो लोकसभा के 4 चुनाव एक के बाद एक, और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है मैं अपनी पार्टी का भी ऋणी हूँ और जबलपुर की जनता का भी भरपूर आशीर्वाद रहा है कि हर चुनाव में लीड बढ़ाकर मुझे जिताया। मैं देश में भारतीय जनता पार्टी का अकेला ही सांसद हूँ जिसकी हर चुनाव में, चारों चुनाव में लीड बढ़ी। तो मुझे जनता का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार सब कुछ मिला। जबलपुर कभी बड़ा गांव कहा जाता था। जब मैं सांसद बना तो अखबार लिखते थे। मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि वो गांव की छवि से कैसे बाहर लाए। बड़ा चुभता था ये कि जबलपुर जैसा शहर और उसको एक बड़ा गांव कहा जाए। तो उसके बहुत सारे कारण थे। हवाई सेवाएं नहीं थीं जबलपुर में। उसके पहले कभी भी 47 डेज से ज़्यादा हवाई सेवा रेगुलर कभी नहीं रही। और जब मैं सांसद बना तो लगभग 6 साल से तो हवाई पट्टी ही बंद पड़ी थी। कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी, जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय था, लेकिन तो भी जो सुविधाएं मिलना चाहिए थीं वो नहीं थीं। डिफेंस की 4 बड़ी फैक्ट्रीज थीं और उसके साथ एक बड़ा टूरिस्ट हब जिसको हम कह सकते हैं स्वाभाविक रूप से जबलपुर था, जिसके चारों तरफ 200 किलोमीटर के रेडियस में लगभग 4 तो नेशनल फॉरेस्ट रहे हैं। कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, उसके अलावा रीवा में बाद में टाइगर सफारी बन गया, पन्ना नेशनल टाइगर नेशनल पार्क है, और ये साथ में सभी जगह पर टाइगर्स की बहुतायत। फिर उसके अलावा पचमढ़ी, अमरकंटक,
जैसे सुंदर स्थान, खजुराहो जैसा पर्यटक स्थल, जबलपुर में भेड़ाघाट जैसा विश्व प्रसिद्ध स्थान, ये सब कुछ था। लेकिन इनकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इसके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं था। तो बहुत सारे विषयों पर अलग अलग काम करना पड़ा। केंद्र में सरकार हमारी नहीं थी। बहुत छोटे छोटे विषयों के लिए जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना पेंडिंग पड़ी थी लंबे समय से, दशकों से पेंडिंग पड़ी थी कि उसके जबकि लिए दूरी काफ़ी कम हो जानी थी उससे। उस समय अगर समय रहते वो काम हुआ होता तो शायद मुझे लगता है महाकौशल को उसका बहुत लाभ मिलता। 10-20 करोड़ रुपए बजट में दे दिए जाते थे। इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कोई सोचता ही नहीं था। तो कुल मिलाकर इन सारे विषयों पर एक साथ काम प्रारंभ किए, बहुत आंदोलन किए, पदयात्राएं की। जबलपुर की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेतृत्व ने भरपूर इन सब में सहयोग किया और उसका सुखद परिणाम था कि एक के बाद एक चीज़ें फिर होती चली गईं। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर लगभग बनने की कगार पे है। मतलब 5-7 राज्यों में नहीं होगा इतना बड़ा फ्लाईओवर है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड, पहली सबसे बड़ी रिंग रोड जो है देश की वो हैदराबाद है, 128 किलोमीटर लंबी। हैदराबाद की आबादी 2 करोड़ है लगभग। जबलपुर की आबादी लगभग 16 लाख 17 लाख, शहर की आबादी जो, लेकिन वहाँ 118 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बन रही है। ये नई बात है, एक नई जानकारी है कि अब वो पूर्णता की ओर धीरे धीरे पहुंच रहा है प्रोजेक्ट। वो उसमें अभी काम शुरू हुआ है, उसमें अभी 2 साल का समय लगेगा। उसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क भी होंगे, एक आइकॉनिक ब्रिज होगा, उस आइकॉनिक ब्रिज को लोग देखने आएंगे, ऐसा वो ब्रिज होगा। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में होगा वो जबलपुर के लिए स्वीकृत है। उसके अलावा जबलपुर का एयरपोर्ट 460 करोड़ रुपए की लागत से अभी कुछ समय पहले ही उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जबलपुर में रेलवे स्टेशन की नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 460 करोड़ रुपए की लागत से, एयरपोर्ट की पूरा विकास हमने 423 करोड़ में किया है, रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 460 करोड़ रुपए से बन रही है। मदन महल में नया टर्मिनल स्टेशन बन रहा है। ऐसे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट वहाँ पर जो रोज़गार का एक बड़ा जरिया है वो वहाँ पर लाने में सफलता मिली है। ऐसे अनेकों काम हैं जिनके कारण से आज जबलपुर हम कह सकते हैं कि टेक ऑफ के लिए तैयार है। और आज जबलपुर को कोई भी गांव नहीं कहता, क्योंकि जबलपुर में पिछले समय में आईटी पार्क, 9 साल लगे आईटी पार्क लाने में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जबलपुर में आई और मुझे ये कहते हुए खुशी है और संतुष्टि है कि हम ये कह सकते हैं कि आज जबलपुर बड़ा गांव नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं उस बात पे मानूंगा, लेकिन एक बात पे और थोड़ा सा आपको ज़रा सवालों के दायरे में लूँगा कि मिनरल्स, सारी चीज़ें बताई, लेकिन मिनरल्स के मामले में जितना रिच है और जिस तरह से आसपास आपका मलाजखंड से लेकर के हर तरफ से सारे तरफ और हैं, संगमरमर है, तो ऐसा नहीं लगता कि उद्योग की दौड़ में भी कहीं बहुत पीछे रह गया है? उसके लिए क्या एफर्ट है? देखिए, उद्योगों के मामले में मैं इससे सहमत हूँ कि उद्योगों के मामले में जबलपुर नहीं पूरे महाकौशल को वो सफलता नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी। एक बहुत बड़ा कारण है, जबलपुर में डिफेंस की 4 बड़ी फैक्ट्रीज हैं और उसके कारण से ब्रिटिश टाइम से ही जबलपुर औद्योगिकरण की दृष्टि से परिपूर्ण माना गया। कभी भी जबलपुर में जब कहीं कोई नई इंडस्ट्रीज आकर्षित करना हो तो अनेक जिलों में सुविधाएं दी जाती थीं कि वहाँ पर उनको ये सुविधाएं मिलेंगी, ये सुविधाएं मिलेंगी, अगर इन्वेस्टर्स आएंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो सुविधाएं। लेकिन जबलपुर में संभव नहीं था क्योंकि वो एक कैटेगरी का शहर था, क्योंकि 4 बड़ी इंडस्ट्रीज़, 4 बड़ी फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डिफेंस की वहाँ पर थी, तो वो कभी हुआ नहीं। तो ये एक तकनीकी कारण है, लेकिन इसका नुकसान हमको जबलपुर को हुआ। वो नुकसान की भरपाई अब कैसे करेंगे? उस नुकसान की भरपाई की दृष्टि से जहाँ तक बात है तो देखिए, डिफेंस की फैक्ट्रीज़ में जो पहले कभी काम हुआ करता था, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के साथ साथ इस बात की आवश्यकता पड़ी कि निजी क्षेत्रों के साथ सहयोग करके और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ जाए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी के साथ उसमें हम आगे बढ़े हैं। बीच में एक समय ऐसा था कि लगता था कि फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी। अब तो हम निर्यात कर रहे हैं, अब तो हम डिफेंस के उपकरण निर्यात कर रहे हैं और अब हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं फैक्ट्रीज के लिए में भी
पर्याप्त काम है। मिनरल्स हमारे पास में हैं, लेकिन मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि मिनरल्स को लेकर कोई बेनिफिकेशन प्लांट के अलावा बाकी कोई संभावना होती नहीं थी। ये सरकार लगाती नहीं है, ये निजी क्षेत्र में ही संभव है। लेकिन निजी क्षेत्र के लोगों को, जैसा मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्री या प्लांट लगाने के लिए जो सुविधाएं तकनीकी रूप से जहां पर उनको मिला करती थी, लोग वहीं पर जाते रहे। तो उसके कारण से उसमें हम कह सकते हैं कि हम पिछड़े रहे हैं। लेकिन अभी अभी इन्वेस्टर मीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर में की है, उसमें कई सारी संभावनाएं बनी हैं, डिफेंस के क्षेत्र में बनी हैं, मिनरल्स के क्षेत्र में कुछ बनी हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उस कमी को भी आने वाले समय में हम लोग पूरा कर लेंगे। संभावनाओं की बात करें तो पीडब्ल्यूडी शायद सरकार का सबसे पुराना विभाग है, और मैं पब्लिक में अच्छी छवि भी है, बुरी छवि भी है। और लेकिन अभी आपने एक बड़ा नवाचार किया उसमें, और एक लोकपथ नाम का ऐप लेकर के आए और उससे पब्लिक को जोड़ा। तो ये तो एक ऐसा मतलब अपनी ही चीज़ें खोल कर रखने का मामला था कि वो तो बूमरैंग साबित हो सकता था आपके लिए, उल्टा पलटवार कर सकता था। तो ये साहस और ये लोकपथ ऐप की कैसे अवधारणा बनी? देखिए, जैसे ही मैंने लोक निर्माण विभाग का कार्यभार संभाला, मैंने पहली बैठक में ही अधिकारियों के साथ कहा था कि हमें बहुत सारे मोर्चों पर काम करना है। कार्य क्षमता में भी वृद्धि करना है, गुणवत्ता में भी सुधार लाना है, और हमारे अधिकारी कर्मचारियों के भीतर भी उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखना है। और इसलिए मैंने पहले दिन ही कहा था कि लोक निर्माण से लोक कल्याण, हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसको विभाग का हमने अपनी टैगलाइन बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बातचीत की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की अनुमति दी, और फिर उस दिशा में हम आगे बढ़े। आने वाले समय में हर बोर्ड पर, हर जगह लोक निर्माण से लोक कल्याण ये दिखाई देगा। आखिरकार जो काम है, सड़कें हैं, पुल हैं, पुलियां हैं, इमारतें हैं, ये लोक कल्याण के काम हैं। तो उसमें संकोच कैसा? बल्कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों के भीतर ये भाव पैदा होना चाहिए कि हम लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। जब ये भाव पैदा होता है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी तय करता है। तो एक जो जड़ता और जब है, जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं जी, तो स्वाभाविक है गुणवत्ता से समझौता नहीं होता। तो एक जो जड़ता है तो स्वाभाविक है कि विभाग के अंदर से भी इतना आसान नहीं रहा होगा। हर चीज़, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। बरसों का काम करने का एक जो सिस्टम बना होता है, उसमें परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन तभी ध्यान में आया कि हम एक ऐप के बारे में विचार कर सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उनमें एक ऐप हम तैयार करें, जहां आम लोग भी, जिनको कहीं सड़क पर, पीडब्ल्यूडी की सड़क पर गड्ढा दिखाई देता है, तो वो उस ऐप पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उसमें तैयारियां हुई, बहुत तैयारियों के बाद फिर लोकपथ ऐप लॉन्च हुआ है। लगभग 38 से 40 हज़ार किलोमीटर सड़कें अभी उसमें शामिल हैं। तो क्या क्या पोजीशन है अभी? लोकपथ की मॉनिटरिंग कैसे हो रही? कितनी शिकायतें आई हैं ऐसी? देखिए, अभी तक लगभग 2688 शिकायतें लोकपथ ऐप पर आईं, जिसमें से 2600 का निराकरण भी हो गया। इसमें तय है, सब कुछ तय है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पे खड़ा होकर, गड्ढा पीडब्ल्यूडी की सड़क होना चाहिए और उस सड़क को इसके अंतर आना चाहिए। उसने फ़ोटो खींच के डाला, उस ऐप के माध्यम से फ़ोटो खींचेगा तो वो जियो टैग्ड फ़ोटो होगी, सीधे उसी क्षेत्र के अधिकारी के पास वो फ़ोटो पहुंचेगी। और उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि 7 दिन के भीतर वो उसका गड्ढे को भरेगा, रिपेयरिंग करेगा, और रिपेयर किए हुए गड्ढे की फ़ोटो फिर ऐप पे डालेगा, ताकि लोगों को भी, जिसने शिकायत की उसको भी, विभाग को भी और आम जनता को भी पता चल सके कि उसका निराकरण हो गया है। मंत्री जी, आपने अभी छवि को लेकर के बात की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पीडब्ल्यूडी को लेकर के कई बार एक बड़ी नकारात्मक छवि भी रही, खासकर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर के। क्योंकि पुरानी सरकारों का भी काल देखा है, सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी गुणवत्ता पर सवाल उठते रहते हैं। और बहुत मंत्री आए गए, लेकिन कभी गुणवत्ता पे किसी ने कभी कोई दशा और दिशा बदलने पे काम नहीं किया। तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या दशा और दिशा बदलने के लिए, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए विभाग में हम उसको ठीक कर रहे हैं। कुछ क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। गुणवत्ता की बात आपने की है, तो हम ये तय कर रहे हैं। डामर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है। सभी सड़कों का क्वालिटी ऑडिट आने वाले समय में ये होगा। और हम हर ज़िले में मोबाइल लैब दे रहे हैं,
वो मोबाइल लैब में सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी कुछ मौके पर जाकर वो सैंपल लेकर उसका परीक्षण भी कर सकती हैं। और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ 2 सैंपल लिए जाएं। एक का परीक्षण वहीं हो जाएगा या वहाँ स्थानीय लैब पर होगा, एक को हम अपने पास इकट्ठा रखेंगे और ऐसे जितने भी परीक्षण होंगे उनमें से रैंडम हम थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कराएंगे। तो उससे ये तय रहेगा कि जो रिपोर्ट पहले विभाग ने दी है उसके आधार पर दूसरी रिपोर्ट आ रही कि नहीं आ रही। अगर उसमें दोनों में अंतर होगा तो संबंधित लोगों के खिलाफ, जिन्होंने वो जांच की है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ में हमने डामर की क्वालिटी को लेकर भी अभी कड़े निर्देश। क्योंकि मैं डामर की खरीदी को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि कई बार 2M दर्जे का डामर खरीदा जाता है जो कि सड़क का बेस है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए क्या मतलब, अगर डामर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सड़कें जल्दी खराब होंगी। अभी ही हमने बैठक की है, विभाग की शीर्ष स्तरीय की बैठक हुई है और उसमें तय किया है कि अब जो डामर है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम से या हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, इन्हीं से ही डामर खरीदने के लिए अनुमति दी जाएगी और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स को उसके बिल वो प्रोड्यूस करना पड़ेंगे। तो बिल तो अभी भी लगाते हैं, कई बार फोटोकॉपी आधार होती पर है। लेकिन उसके आधार पर भुगतान होगा। लेकिन अब अभी तक बिल लगने के बाद कार्रवाई नहीं होती थी। अब उस बिल के आधार पर डिपार्टमेंट संबंधित, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, इन सभी जगह पे विभाग अपनी तरफ से उन बिलों के बारे में जानकारी मांगेगा कि ये आपके द्वारा विक्रय किए गए हैं अथवा नहीं। तो उससे क्रॉस चेक होगा और जब ये संबंधित ठेकेदारों को ध्यान में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश रह जाएगी। तो हमारी कोशिश है आने वाले समय में इन सब पे अमल करने की। उसके साथ साथ ये तय किया है कि कार्यप्रणाली में सुधार हो, पारदर्शिता हो। इसके लिए इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको शीघ्र हम लागू करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब पोस्ट मैनेजमेंट जिसको कह रहे हैं कि एक बार बनने के बाद उसके बाद में भी मॉनिटरिंग जो उसका एक पीरियड है होगी, वो भी होगा। और उसके साथ साथ अगर हमारे पास बहुत बार विषय आते हैं कि सड़क को चौड़ा करना है या सड़क में आवश्यकता है, तो विभाग के पास वो संपूर्ण डेटा होगा सड़कों को लेकर कि जिसमें विभाग ये तय कर सकेगा कि इसके बारे में अगर 4 लेन की बात आ रही है तो ये बिल्कुल ठीक है, इस सड़क को फिर से बनाने की बात आ रही है तो अभी की रफनेस कितनी है, कितनी होना चाहिए थी, इसकी आवश्यकता भी है या नहीं है, या इसमें कोई परिवर्तन है तो क्यों है। तो ये सारा सब कुछ हम करने जा रहे हैं। तो चुनौतियां आपको डराती हैं, भयभीत करती हैं, शंका पैदा करती हैं कि एक नई ऊर्जा देती है? सच पूछिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ मुझे लगातार मिल रहा है और हर तरह से सहयोग उनका मुझे प्राप्त हो रहा है। ये चुनौतियां जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं और ये निर्धारण करती हैं कि कोई विभाग, मंत्री होने के नाते अगर मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा मिला है तो उस विभाग के द्वारा जो जिम्मेदारियां विभाग की हैं उन पे विभाग कितना खरा उतरा है। मुझे खुशी है कहते हुए कि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में भी इन सब को लेकर बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और सभी इन सब चीज़ों को बहुत ऊंचे मनोबल के साथ सकारात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक पिछले सालों का हम इतिहास देखें तो 5 से 7 किलोमीटर सड़कें आप लोग रोज बनाते थे। तो चूंकि अब इतना सड़कों का जाल व्यापक हो गया है और रिक्वायरमेंट है, तो उस मुद्दे पर वो जो डेली प्रतिदिन क्या जो आपकी क्षमता है उसके ऊपर कोई काम हो रहा है? देखिए, अभी तक पिछले वर्षों में 6 से 9 किलोमीटर तक की सड़कें प्रतिदिन बनी। मैंने अपनी पहली बैठक में ही ये कहा था कि हमें इस बात को तय करना चाहिए कि हम ये बता सकें कि पहले हम कितनी बनाते थे, आज कितनी बना रहे हैं और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य क्या है। तो इस बार के बजट में हम कह सकते हैं कि हम 15 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बना रहे हैं। 9 किलोमीटर से आगे हम 15 किलोमीटर तक पहुंच गए, लेकिन आने वाले समय में ये लगातार बना रहे और उसमें वृद्धि हो, कमी ना हो, इसको भी हमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, ये भी हमने तय किया है। और इसके लिए आने वाले समय में हम ये भी बताने वाले हैं कि अब हम अगले माह का लक्ष्य क्या है, अगले माह हम कितनी सड़क बनाने वाले हैं और उसके अगले महीने जब हम समीक्षा करेंगे तो जितना लक्ष्य तय था उतनी हमने पूरी बनाई या उसमें कहीं कोई कमी रह गई, इसको लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस दिशा में भी काफ़ी सफलता मिलेगी। नई नई तकनीकों का उपयोग भी उसमें हम रिपेयरिंग से लेकर बाकी सारे विषयों पर करना शुरू कर रहे हैं
और ये भी तय किया, एक समिति भी विभाग में उच्च स्तरीय बन रही है कि NHAI के द्वारा नई कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मैंने देखा है कि NHAI ने पर्यावरण को लेकर काफ़ी काम किया है, जबकि अपने किसी भी राज्य में भी सड़कों को पर्यावरण के साथ एक कंपाइल नहीं किया गया, उनके साथ जोड़ा नहीं गया है। इसलिए तय किया है कि हर 3 महीने में इस बात की समीक्षा होगी कि NHAI ने कौन से नवाचार किए हैं, कौन से नए प्रयोग किए हैं, हमारे राज्य की दृष्टि से, हमारी सड़कों की दृष्टि से वो कितने महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, और उपयोगी हैं तो उनको हमें तत्काल अमल में लाना चाहिए। इसके लिए भी एक कमेटी बनाने का निर्णय अभी की हुई बैठक में हमने तय कर लिया है कि ये सब कुछ होना चाहिए। उसके साथ बहुत कुछ है। अभी तक हमारे यहाँ ट्री कटिंग होती है सड़क बनने पर, अब हमने ट्री शिफ्टिंग का निर्णय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार कि ट्री शिफ्टिंग अब हम करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सड़क की योजना बनेगी तो उसमें ट्री शिफ्टिंग हो, ट्री कटिंग के बदले, ये हम उसमें शामिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी समस्या है, हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का संकट एक बड़ा संकट होने वाला है। तो उस दृष्टि से तय किया है कि अभी कोई सड़क बनती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह से सड़कें मिट्टी उठा लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जबलपुर आए थे तो उन्होंने एक बैठक में कहा था कि किसी गरीब किसान के खेत से ही मिट्टी उठ जाती है, उसको पता ही नहीं होता। तो इसलिए ये तय किया अब हमने कि इसके लिए भी निर्धारण करेंगे, जब DPR तैयार होगा किसी भी सड़क का तो उसके साथ स्थान भी निर्धारण करेंगे कि इस सड़क में लगने वाली मिट्टी कहाँ से ली जाएगी, और वो मिट्टी जब ठेकेदार लेगा तो मिट्टी इस ढंग से वहाँ से निकालेगा कि एक तालाब, छोटे मोटे तालाब का स्वरूप उसको हम दे सकें, और उसका नाम रखेंगे लोक कल्याण सरोवर। और ये सरोवर जगह जगह पर बनेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बारिश के समय पानी आता है, वाटर रिचार्जिंग एक इम्पोर्टेंट पहलू है, निकल जाता है। वाटर रिचार्जिंग अगर होती है तो जहाँ पर भी होती है उस जगह का वाटर टेबल अच्छा हो जाता है, वाटर लेवल ऊपर उठ जाता है। तो इस समय इस तरह से अभी काफ़ी अच्छा काम इसमें लोक कल्याण सरोवरों के माध्यम से काफ़ी जगह पर हुआ है, तो उसको और तेज़ी के साथ में हम आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चलिए, जब विभाग की बात हो रही तो मैं विभाग की एक बड़ी समस्या की ओर आता हूँ। विभाग के खिलाफ मेरे ख्याल से करीब 2,500 से 3,000 केस तो बड़ी अदालतों में लंबित है, और इतने बड़े विभाग में कोई लीगल सेल नहीं है, और उसके कारण कई बार ये होता है कि ENC को, CE को, यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी तक को अदालत में हाजिरी देनी पड़ी है। तो ये भी एक बड़ा पहलू है, इसको लेकर के क्या कार्य योजना है? देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार में जो ये देखने वाली हमारे लोग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे तौर पर विभाग खुद की उसकी अपनी मॉनिटरिंग भी रहे, और समय समय पर उन चीज़ों को लेकर ठीक जगहों पर बातचीत होती रहे, उसके लिए लीगल सेल का गठन भी हमने तय कर लिया है कि जल्दी ही हम लोग उसको भी करने जा रहे हैं। लीगल सेल विभाग का अपना तैयार होगा, जो एक सक्षम लीगल सेल होगा। जी, तो लीगल सेल के साथ साथ एक और विभाग के ऊपर बड़े सवाल उठते रहे हैं, हालांकि और भी डिपार्टमेंट में है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र को लेकर के भी अक्सर सवाल उठते हैं, और आपके यहाँ के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र सवालों के घेरे में हैं, और अक्सर अदालत या दूसरे तरीकों का उपयोग करके उन्हें लगातार डिले किया जाता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है? कई बार तो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकती है कि जो भी जाति प्रमाण पत्र संबंधित विवाद हैं वरिष्ठ अधिकारियों के, उनको मतलब कैसे निराकृत किया जाए, या उसके लिए कोई एक समय सीमा तय की जाए? देखिए, जाति प्रमाण पत्र विभाग तो जारी करता नहीं है, और विभाग के पास अभी कोई इस तरह की शिकायत नहीं है जिसमें किसी जाति को लेकर, कम से कम मेरे संज्ञान में अभी पिछले दिनों में तो कोई विषय ऐसा नहीं आया है कि उसको लेकर कहीं कोई कठिनाई हो। आमतौर पर जिसकी जो जाति दर्ज है उसके हिसाब से उसके सर्विस रूल बुक में विचार होता है, उसका दर्ज प्रविष्टि उसी आधार पर होती है, और उसके हिसाब से उसके आने वाले समय में उसके प्रमोशन से लेकर बाकी सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो अभी तो उसको लेकर मुझे लगता है कि कोई समस्या या कोई बड़ी कठिनाई हमारे सामने नहीं आई है। कोई विषय अगर इस तरह का आएगा तो उस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार होगा। जी, तो आप थे राकेश सिंह जी, कई मुद्दों पर हमने इनसे बात की, और जिस तरह से हम PWD को देखते रहे हैं, लोक निर्माण विभाग को,
अब ऐसा लगता है कि उसकी पूरी दशा और दिशा चेंज करने का एक पूरा प्रयास हो रहा है। आज राकेश सिंह जी से बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम खास मुलाकात में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।